हेलो दोस्तों। आज हम अपने यहाँ पढ़ेंगे इकोलॉजी चैप्टर। कौन सा चैप्टर? इकोलॉजी चैप्टर। अब जब भी अपने इकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें अपने दिमाग में क्या चीज़ आती है? एक्चुअल में इकोलॉजी होती क्या है? व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये क्या होती है? रिलेशनशिप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर वो ह्यूमंस हो। ठीक है, इन तीनों में एनिमल, प्लांट और ह्यूमन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो इंटरेक्शन होता है उसके इन्वायरमेंट के साथ में, किसके साथ में? उसका इन्वायरमेंट के साथ में, उसी को इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो अपने अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इकोलॉजी में भी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप किसके साथ में? एक दूसरे के साथ में और उसके इन्वायरमेंट के साथ में। ठीक है, सबसे पहले रिलेशनशिप किसके साथ में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में, एज वेल एज उनके इन्वायरमेंट के साथ में। ठीक है, इसीलिए इकोलॉजी क्या है? स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? लाइट, टेम्परेचर और वाटर। ये सब चीज़ क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट है। जिस चीज़ को अपने, ठीक है, ये सब जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, लाइट, टेम्परेचर और वाटर, इनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में रिलेशनशिप क्या कहलाता है? इकोलॉजी। ठीक है, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द वाइटल कनेक्शन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। मतलब प्लांट्स और एनिमल और उनके आसपास का जितना भी पूरा वर्ल्ड है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उसी को अपने इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इकोलॉजी और क्या प्रोवाइड करता है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बेनिफिट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की क्या क्या बेनिफिट्स है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि अपने जो अर्थ में जितने भी रिसोर्सेज है उनको अपने कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर के लिए भी कंजर्व रहे और अब जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके भी काम में आ जाए। इसका मतलब क्या है? ये फ्यूचर को भी ध्यान में रख रहा है। फ्यूचर को ध्यान रख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये सस्टेनेबिलिटी के लिए भी काम कर रहा है। ओके, अब अपने टर्म इकोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इकोलॉजी टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी? एक जर्मन जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकल। कब दी थी? 1866। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है उसमें हर किसी में ये पूछा जाता है कि जो इकोलॉजी टर्म है वो किसने दी थी, तो याद रखना किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, उसके बाद में ये एक ग्रीक वर्ड है जो इकोलॉजी, मतलब ऐसे सभी वर्ड्स जिनके पीछे लॉजी आता है वो ग्रीक वर्ड्स होते हैं। कौन से वर्ड्स होते हैं? ग्रीक वर्ड होते हैं। अब इस जो इकोलॉजी टर्म है, जो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब क्या है? ओइकोस। ओइकोस मीन्स होता है हाउस होल्ड। ठीक है, या फिर ऐसी जगह जहाँ लोग रहते हैं। लोगस मीन्स टू स्टडी। ठीक है, इसीलिए इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट होम, मतलब उसके घर की और उसके आसपास की जगह की स्टडी होती है, उसी को इकोलॉजी बोलते हैं। और ये कैसा टर्म है? ग्रीक वर्ड है। ओके, इकोलॉजी मेनली किससे कंसर्न करता है? विद द बायोलॉजिकल कनेक्शन एंड प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किससे कंसर्न करता है? कि जो बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है और जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनिजम्स का, लैंड का, वाटर का। अब लैंड और वाटर क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? ये ऑर्गेनिजम्स क्या? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं? एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन दैट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या हो गया? जो इकोलॉजी है वो ये भी बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स कहाँ अबंडेंस में पाया जाएगा, कहाँ नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। सबसे पहले अपने बात करते हैं वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो इकोलॉजी की डेफिनेशन है वो क्या है? टोटलिटी, मतलब पूरा, या फिर पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट। क्या मतलब हुआ? ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट में पूरा टोटल जो भी रिलेशन है उसको क्या बोल दिया? इकोलॉजी बोल दी। ठीक है, उसके बाद में आता है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने क्या डेफिनेशन दी? ये साइंस है, इसी ने सबसे पहले इकोलॉजी का, इन्हीं ने सबसे पहले इकोलॉजी को साइंस बताया था। साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच की जो साइंस है उसी को अर्नेस्ट हैकल ने क्या बोल दिया? इकोलॉजी बोल दिया। उसके बाद में टेलर आए। टेलर ने क्या डिफाइन किया इकोलॉजी? एज द साइंस ऑफ ऑल द रिलेशनशिप, जितने भी रिलेशनशिप है सभी ऑर्गेनिज्म के, उनके इन्वायरमेंट के साथ में, उसको क्या बोल दिया? टेलर ने इकोलॉजी बोल दिया। मतलब क्या है? इन तीनों ने डेफिनेशन दी थी, उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये रिलेशनशिप है इसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और उनके इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है, अब इकोलॉजी क्या है? हर एक, क्योंकि इकोलॉजी के अंदर क्या आता है? इन्वायरमेंट भी आ जाता है, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, उसके बाद में जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस भी आ जाती है। इसीलिए इसमें सब कुछ आ जाता है, जो कुछ भी चीज़ अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में वो सब इकोलॉजी के अंडर में आ जाती है। ठीक है, इसीलिए इकोलॉजी के ब्रांच है, साइंस की तो ब्रांच हो ही गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड और एनिमल्स के रिलेटेड बात हो रही है, इंक्लूडिंग ह्यूमन साइंस, क्योंकि ह्यूमंस का भी इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन होता है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। ठीक है, इसीलिए इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? इकोलॉजी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, इन्वायरमेंट की स्टडी है, और कैसे ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में और उनके एनवायरमेंट के साथ में। ठीक है, इट इज स्टडीड एट वेरियस लेवल, काफी सारे लेवल्स पे पढ़ी जाती है, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे, पॉपुलेशन के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, बायोस्फीयर के लेवल पे और इकोसिस्टम के लेवल पे। ठीक है, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट काउंसिल ऑन एनवायरमेंटल क्वालिटी के अकॉर्डिंग इकोलॉजी क्या ऐसी साइंस है जो इंट्रिकेट वेब बनाती है। मतलब जो जितने भी रिलेशनशिप है उनका पूरा वेब बन जाता है ना, कि प्लांट है, प्लांट का एनिमल के साथ में रिलेशन, प्लांट है, प्लांट का एनिमल के साथ में रिलेशनशिप है, उसके बाद में जो एनिमल है उसका फिजिकल जो भी इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशनशिप है, उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में, ये पूरा का पूरा वेब बन जाता है। इसी को यूनाइटेड स्टेट काउंसिल ऑन एनवायरमेंटल क्वालिटी ने क्या बोला था? इकोलॉजी द साइंस ऑफ द इंट्रिकेट वेब ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। ठीक है, इसीलिए हेंस इट इज इंपेरेटिव टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्या मतलब हुआ? इसीलिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अपने जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी है उसको अपने डिफरेंशिएट कर पाएं इन्वायरमेंट और कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम से। ठीक है, तो फिर अभी तक जितना अपना अपने इकोलॉजी के बारे में पढ़े हैं वहाँ पे अपने क्या पढ़ा है कि ये क्या है? इंट्रैक्शन या फिर रिलेशन किसके बीच में? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में, यही क्या है? इकोलॉजी है। इसी को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दे दी। ठीक है, पर उनका जो मेन जो बोलने की चीज़ है वो यही है। और इकोलॉजी टर्म किसने दी थी? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, ये चीज़ है इतने के अंदर याद रखने वाली। उसके बाद में आप पढ़ते हैं कि इकोलॉजी का स्कोप क्या है। जो भी इकोलॉजी है उसका स्कोप क्या है? इकोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। क्यों है मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस? क्योंकि ये एग्रीकल्चर के अंदर भी काम कर रही है इकोलॉजी। दूसरा, ये नॉर्मल साइंस के अंदर भी काम कर रही है। तीसरा, इसमें जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस भी आ जाते हैं, सॉइल भी आ जाती है, सब कुछ आ जाते हैं। पांचवा, ये इन्वायरमेंट साइंस के अंदर भी काम कर रहा है। तो ये क्या मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फोकस करता है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर फोकस करता है और उनके इंटरेक्शंस के बीच में, किसके बीच में?
ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच में। इकोलॉजी ड्रॉज हैवीली ऑन द मेनी अदर ब्रांचेस, काफी दूसरी ब्रांचेस के ऊपर भी डिपेंडेंट है, जैसे कि साइंस हो गया, स्पेशली जो जियोलॉजी होगी, ज्योग्राफी होगी, मेट्रोलॉजी होगी, क्लाइमेट, अब क्लाइमेट भी इकोलॉजी के अंदर आ गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ और कंप्यूटर साइंस, मतलब हर एक ब्रांच, जितनी भी ब्रांचेस होती है सभी इकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। अब इकोलॉजिस्ट का एम क्या होता है, ये एक्सप्लेन करने का कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइफ प्रोसेस है और उनका एडेप्टेशन है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उसका लाइफ प्रोसेस, उसका जीने का तरीका क्या है, वो किस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, वो सब चीज़ें, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना अमंगस्ट द ऑर्गेनिजम्स। फर्दर ये क्या ट्राई करता है, टू एनालाइज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्लो। ये क्या है, एनर्जी फ्लो का मूवमेंट को भी बताता है। कैसे बताता है एनर्जी फ्लो का मूवमेंट, सन है, सन से एनर्जी कौन लेगा, प्लांट्स लेगा, प्लांट्स से कौन लेगा, अपने जो कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, जो कंज्यूमर्स लेंगे एनिमल्स, ठीक है। अब एनिमल्स डेड होंगे सॉइल में जाएंगे तो इनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेगा, तो ये क्या है, एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है, तो ये मूवमेंट भी कौन देख रहा है, इकोलॉजी देख रही है। एनालाइज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्लो एंड सक्सेसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब एनर्जी फ्लो होगा तो उससे ग्रोथ भी होगी, उसका डेवलपमेंट भी होगा, तो ये सब किसमें आ जाती है, इकोलॉजी के अंदर। और ये किस चीज़ में ट्राई करते हैं, टू कंप्रीहेंड द नेचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स, कितनी बायोडाइवर्सिटी है इकोलॉजी के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, इतने सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या हो गया, डाइवर्सिटी को दर्शाता है ये, ठीक है। अलॉन्ग विद अदर अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशन और इंटरडिपेंडेंस होता है ना ऑर्गेनिजम्स का, इकोलॉजिस्ट आर आल्सो कंसर्न अबाउट द मैनर इन विच मैनिपुलेशन एंड मिसयूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सॉरी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो मिसयूज होता है उसको भी ये अंडरटेक करते हैं। क्यों, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अब नेचुरल रिसोर्सेज का अगर डिस्ट्रप्शन करेंगे, क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रप्शन करेंगे तो ये जो भी लाइफ है उसकी सस्टेनेबिलिटी कम कर देते हैं। तो इसीलिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो इसका भी ध्यान रखते हैं, जो इकोलॉजिस्ट है वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जो इसकी सस्टेनेबिलिटी है कोई भी चीज़ की वो कम ना हो, ठीक है। अब अपने बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब इकोलॉजी की जब अपने प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका इन्वायरमेंट वो म्यूचुअली रिएक्टिव होते हैं या फिर म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं काफी सारी वेज के अंदर, ठीक है। जैसे एनिमल पॉपुलेशन हो गया, फ्लोरा हो गया, फोना हो गया, ये इंटरडिपेंडेंट है पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर, थ्रू आउट द इन्वायरमेंट दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, अब अगर अपने इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो टोटल 5 प्रिंसिपल्स है इकोलॉजी के। 5 प्रिंसिपल में कौन कौन से हैं, सबसे पहला हो गया एनर्जी फ्लो, जो कि जिस चीज़ के बारे में अपन ने बात कर ली। एनर्जी फ्लो में क्या होता है, जैसे सन है, सन से एनर्जी किसने ली, प्लांट ने, फिर कंज्यूमर्स को दी, कंज्यूमर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दी, एनर्जी फ्लो होता है, ये इकोसिस्टम का पहला प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कौन सा है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जैसे कि अपने देखते हैं चाहे नाइट्रोजन साइकिल हो, फॉस्फोरस साइकिल हो, कार्बन साइकिल हो, सल्फर साइकिल, ये जितनी भी न्यूट्रिएंट साइकिल्स है ये कहाँ होती है, अपने इकोलॉजी के अंदर होती है, ठीक है। उनका मेन पर्पस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या होता है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो बार बार जनरेट होते जाए जैसे जैसे कंज्यूम्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में थर्ड अगर अपने प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वो है डाइवर्सिटी और स्टेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी। अपने क्या बात करते हैं कि जितनी ज़्यादा डाइवर्स होगी कोई भी चीज़, डाइवर्सिटी जैसे नेचर के अंदर भी डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही नेचर ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे चाहे वो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, अगर ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप के प्लांट्स होंगे, अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होंगे तो वो डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्स होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, इसलिए इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं फोर्थ, अगर अपने बात करते हैं तो वो होता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, फोर्थ प्रिंसिपल है। इसके अंदर क्या होता है कि मान लो कोई भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, उसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, वो अगर उनका एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाए, एक्सीड कर जाए, कि जो इकोसिस्टम की जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी, इकोसिस्टम की जितनी रीजनरेशन की कैपेसिटी है, ठीक है, उससे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अगर लोग एक्सपेक्ट करने लग जाए तो वो क्या करेंगे, सस्टेनेबिलिटी को कम कर देंगे। इसीलिए ये जो इको सिस्टम है, इकोलॉजी है, वो क्या है कि कैरिंग कैपेसिटी का भी ध्यान रखती है, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ की बात करते हैं वो है इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस, इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस, HOMEO स्टेसिस, ठीक है। ये क्या इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस क्या इंश्योर करता है कि जो सेल्फ रेगुलेशन हो, कोई भी चीज़ का सेल्फ रेगुलेशन हो, मतलब जिस चीज़ की कमी आ रही है वो अपने आप और ज़्यादा रिजनरेट होकर उसकी कमी या फिर उसकी एफिशिएंसी इक्वल हो सके, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब प्रिंसिपल है इकोसिस्टम के, ओके। उसके बाद में जब अपने बात करते हैं कि जो इकोलॉजी वो मैन से कैसे रिलेवेंट करती है, जो लोग हैं उससे इकोलॉजी कैसे रिलेवेंस रखती है, मैन के लिए इकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब अपने इस चीज़ की बात करते हैं तो उस टाइम क्या है कि कोई भी, ठीक है। तो फिर अब ये बात करते हैं कि क्या क्या रीजन है कि जो इकोलॉजी है वो मैन के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। उसमें सबसे पहला आता है कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व नहीं करेंगे या फिर इकोलॉजी है वो अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व नहीं करेगी तो इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो लिविंग सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, लिविंग सिस्टम में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए इकोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ आवर एक्शंस अफेक्ट द इन्वायरमेंट, अपने एक्शंस कैसे अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। जैसे अभी ह्यूज नंबर ऑफ व्हीकल्स स्टार्ट हो गई चलनी तो उसके कारण से वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है वगैरह, तो इसलिए इकोलॉजी अपने को बताती है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। ये अपने को ये शो करती है कि जो इंडिविजुअल्स, इट शोज द इंडिविजुअल्स द एक्सटेंट ऑफ डैमेज वी कॉज टू द इन्वायरमेंट, ये बताती है कि अपने कितना इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितना डैमेज कर रहे हैं। अगर इकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर अपने क्या करेंगे, लैंड का डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देंगे और इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये किस चीज़ के अंदर हेल्प करती है कि एक्सटिंक्शन और इंडेंजरमेंट ऑफ सर्टेन स्पीसीज है, अगर अपने को इकोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी तो फिर क्या है कि अपने इंडेंजर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो भी स्पीसीज इंडेंजर्ड है उनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा, जैसे कि डायनासोर्स है, व्हाइट शार्क है, मैमोथ है, ठीक है। इसलिए स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी डैमेज, इसलिए जो भी इन्वायरमेंट की स्टडी होती है वो अपने को हेल्प करती है कि अपने उससे बच सके। सेकंड क्या रिलेवेंस है, रिसोर्स एलोकेशन की, किस चीज़ को कितना रिसोर्स देना है, ये चीज़ अपने को इकोलॉजी बतानी है, कहाँ कितना रिसोर्स कंजप्शन करना है। इकोलॉजी के नॉलेज से हम ये एबल हो जाते हैं कि रिसोर्स नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए रिसोर्स जरूरी है, ठीक है। अगर इकोलॉजिकल नॉलेज नहीं होगा तो इन सब चीज़ों की स्कार्सिटी आ जाएगी, डिप्रीवेशन हो जाएगा इन सब रिसोर्सेज का, लीडिंग टू कंजम्पशन, लीडिंग टू कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन होगा तो फिर क्या है कि एक दूसरे से सब लड़ने लग जाएंगे,
ठीक है, जैसे कि रिसोर्सेज है उसका अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होने लग गया, जितना इकोसिस्टम उसको रीजनरेट कर रहा है उससे ज़्यादा अगर इकोसिस्टम का एक्सट्रैक्शन होने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन होने लग गया तो फिर क्या है कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में फिर थर्ड की बात करते हैं वो है एनर्जी कंजर्वेशन। अगर अपने को इकोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा तो सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए अगर अपने को नॉलेज नहीं होगा तो अपने एनर्जी का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा एनर्जी रिसोर्सेज का। ठीक है, जैसे कि लाइट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, रेडिएशंस वगैरह निकलने लगी, जिसके जिससे क्या डिप्लीशन होगा। ओके, अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा इकोलॉजी का तो अपने अननेसेसरी वेस्टेज करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज का, जिससे क्या है कि कंजर्विंग एनर्जी जो मतलब फ्यूचर के लिए अपने एनर्जी बचाएंगे नहीं कर। ठीक है, तीसरी अगर अपने फोर्थ रीजन की बात करें तो वो है इको फ्रेंडलीनेस। इकोलॉजी अपने को इंकरेज करती है हार्मोनियस लिविंग का। ठीक है, कि अपने कोई भी चीज़ जो इकोलॉजी है उसको अपने हार्म ना करें, हार्मोनियस लिविंग रखें विद इन स्पीसीज, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के अंदर प्यार प्रेम रखें। ठीक है, और अपने इकोलॉजी ऑफ लाइफ जिए। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने एग्जांपल्स की बात करते हैं कि इकोलॉजी के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं तो जनरली कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, उसमें सबसे पहला है ह्यूमन इकोलॉजी, सेकंड है निके कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ह्यूमन इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं ये मेनली फोकस करता है इसके रिलेशनशिप का ह्यूमंस और इन्वायरमेंट्स का। अपन ने पढ़ा था इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। तो अगर अपने यहाँ पे आगे नाम ह्यूमंस आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन। वहीं अगर यहाँ पे थर्ड अगर एग्रो इकोलॉजी की बात करते हैं तो एग्रो इकोलॉजी आ गया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा, प्लांट्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद में निके कंस्ट्रक्शन, निके कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है ये अपने को बताता है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट को अल्टर करते हैं खुद के बेनिफिट के लिए। ठीक है, और दूसरे लिविंग बींग्स के लिए कैसे नीचे बनाना। नीचे कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ, नीचे बनाना, नीचे क्या होता है अपने आसपास का इन्वायरमेंट, अपने आसपास का एरिया। ठीक है, तो अब ये चीज़ अपने को क्या बताती है कि ऑर्गेनिजम्स है उनको अपने आसपास का इन्वायरमेंट कैसे अल्टर करना है ताकि वो खुद के लिए बेनिफिट ले सके और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बेनिफिट ले सके। जैसे कि टर्माइट है वो क्या है कि 6 फीट टॉल माउंड बना देते हैं। जो टर्माइट्स होते हैं वो क्या करते हैं ऐसे ऐसे अपना एक जो मिट्टी है मिट्टी से क्या है कि एक मोल्ड बना लेते हैं। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम वो फीड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं अपनी पूरी पॉपुलेशन को, अपनी पूरी जो जितने भी टर्माइट्स है जो वीड को प्रोटेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं अपने इतना ऐसे माउंड बना लेंगे और फिर वहाँ पे अपने खुद के जितने भी लोग होंगे उनको खाना खिलाएंगे और उनको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे कि नेचुरल, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसा होता है, कैसे होता है उनका कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। जब अपने सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि अपने फ्यूचर यूज़ के लिए उस चीज़ को सेव कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण से इन्वायरमेंट को कोई भी हानि ना हो, इन्वायरमेंट को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो क्या होते हैं, जो भी ऐसे सभी रिसोर्सेज जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, बाई 2050 जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, 2050 तक जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें एक अनप्रेसिडेंटेड कन्फ्लुएंस आएगा। मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा 2050 तक। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो लगभग लगभग 30% इंक्रीज हो रही है। मतलब पॉपुलेशन अगर 30% इंक्रीज हो जाएगी तो उनको फीड भी देना पड़ेगा, उनको खाना भी देना पड़ेगा, और खाना कौन देगा, एग्रीकल्चर सेक्टर देगा। एग्रीकल्चर सेक्टर देगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण से कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन के कारण से जो लैंड है वो कम पड़ने लग जाएगी, वाटर कम पड़ने लग जाएगा, एनर्जी रिसोर्सेज कम पड़ने लग जाएंगे। ठीक है, और जो ये इसीलिए इसके कारण से क्या कंपटीशन बढ़ेगा तो अपने को भी क्या है जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके कारण से अपने जो विश्व है पूरा वर्ल्ड है उसको अपने फीड कर सकें और जो डाइटरी पैटर्न है उनको चेंज कर सकें। ठीक है, उसके बाद में अब एग्रीकल्चर है किसके ऊपर डिपेंड करती है, जनरली जो भी एग्रीकल्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो इकोसिस्टम के अंदर अपने क्या कैसा सिस्टम दिया है, कैसा कैसी सर्विस दी है। क्यों, सीधी सी बात है अगर अपने व्हीकल्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या क्लाइमेट चेंज आएगा, क्लाइमेट चेंज आने के कारण से बारिश नहीं आएगी, और बारिश नहीं आएगी तो फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए जो भी ये एग्रीकल्चर है वो लार्जली डिपेंड करता है कि अपने इकोसिस्टम को कैसी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अप्रोच है वो उसको फोकस करके अपने को वैसी सर्विस देनी चाहिए ताकि अपने जो प्रोडक्शन है उसको ऑप्टिमाइज कर सके, और जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स है उसको अपने कम से कम, मतलब इन्वायरमेंट उसको कम से कम इंपैक्ट करें। इन्वायरमेंट कैसे इंपैक्ट होगा, अपने अगर फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा देंगे तो उसके अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर आपने पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा देंगे तो उसमें हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, और अगर अपने को सस्टेनेबिलिटी बढ़ानी है तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स कम करने पड़ेंगे, और उसके लिए अपने को क्या है कि कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि प्रोटेक्शन हो गया इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो गया, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका क्या है एफिशिएंट यूज़ करना पड़ेगा, जिसके कारण से अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपने सस्टेनेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अब एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाए। ठीक है, और उसको फिर एडप्ट, जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो लोगों के लिए एडेप्टेबल होनी चाहिए उनकी कंडीशन से, ताकि वो उस चीज़ को फॉलो करे। अगर वो एडेप्टेबल ही नहीं होगी तो उसको फॉलो भी नहीं करेंगे लोग। ठीक है, इसीलिए फिर स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना पड़ेगा सिस्टम का मल्टी डायमेंशन स्कोप से, जिसके अंदर सोशल और इन्वायरमेंटल दोनों इश्यूज को अपने कवर कर पाए। मल्टी डायमेंशन मतलब क्या हुआ कि सोशल इंपैक्ट्स को भी देखना है और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स को भी देखना है। सोशल इंपैक्ट का क्या मतलब हुआ कि लोग भी भूख ना मरे और इन्वायरमेंट को भी कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, विद एम्फेसिस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन रिस्क, मतलब प्रोडक्शन को भी रिस्क नहीं देना, प्रोडक्शन भी होना चाहिए और उन रिस्क को अपने मिटिगेट भी कर पाए। ठीक है, अब अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है, इससे क्या क्या फर्क आते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, स्पेशली वाटर और सॉइल। ठीक है, आर एसेंशियल फॉर द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वाटर और सॉइल। ठीक है, ताकि ओवरऑल सोशल और इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके। अगर अपने वाटर को सही से रखेंगे, सॉइल को सही से रखेंगे तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर है वो लगभग लगभग 70% ऑफ फ्रेश वाटर विड्रॉ करता है। मतलब अपने जो भी फार्मिंग करते हैं उसमें मैक्सिमम 70% फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। और फार्मिंग क्या कंट्रीब्यूट करती है, वाटर पॉल्यूशन फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स एंड पेस्टिसाइड। जितने ज़्यादा अपने फर्टिलाइजर्स डालेंगे और पेस्टिसाइड्स डालेंगे उससे वाटर पॉल्यूशन और ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे अपने पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में क्या फर्टिलाइजर यूरिया काफ़ी ज़्यादा डालते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे लोगों को कैंसर होने लग गया है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि अपने को न्यूट्रिएंट्स और पेस्टिसाइड्स कम डालने हैं, रन ऑफ और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना है।
विदाउट इंप्रूव एफिशिएंसी मेजर्स एग्रीकल्चर वाटर कंजप्शन इज एक्सपेक्टेड। अगर अपने ये सब मेजर्स नहीं लेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक जो वाटर यूज़ है एग्रीकल्चर के अंदर, फ्रेश वाटर यूज़ वो 20% इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करता है वाटर सप्लाई को। ओके, क्योंकि सीजनल चेंजेस है ये, उससे अगर रेनफॉल नहीं होगी तो फिर वाटर सप्लाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर जो भी स्नो है वो मेल्ट होगी, एज वेल एज हायर अकरेंस और सीवियरिटी ड्रॉट आएगी, फ्लड आएगी। ठीक है, ये सब क्या चीज़ है कि अगर अपने नेचुरल रिसोर्सेज है उनको अगर सही से नहीं रखेंगे तो क्या क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर इकोलॉजी को अगर अपने अच्छे से सस्टेनेबिलिटी नहीं रखेंगे तो अपने इन्वायरमेंट को क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो चीज़ बता रहा है। क्या क्या कि सबसे पहले अगर अपने न्यूट्रिएंट और पेस्टिसाइड को अच्छे से नहीं डालेंगे तो फिर वाटर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, रन ऑफ और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना पड़ेगा अपने को। ओके, अगर अपने इसी तरीके से वाटर कंजप्शन करते रहे तो एग्रीकल्चर के अंदर 20% वाटर इंक्रीज हो जाएगा, 20% यूज़ इंक्रीज हो जाएगा वाटर का, जिससे क्या होगा, पानी की कमी आ जाएगी। ठीक है, वाटर सप्लाई और एग्रीकल्चर को अपने वो जो वाटर सप्लाई है, अगर एग्रीकल्चर को वाटर सप्लाई नहीं मिलेगी तो फिर एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ड्रॉट आ जाएगा, फ्लड्स आने लग जाएगी टेम्परेचर के कारण से। ठीक है, ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ प्लानट है अपना, ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ प्लानट की जो लैंड है वो सीवियरली डिग्रेडेड है, मतलब वन थर्ड ऑफ लैंड है वो डिग्रेडेड लैंड है अपने पास में। ओके, और ऑलमोस्ट 24 मिलियन टन पर ईयर जो फर्टाइल सॉइल है वो लॉस्ट हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, इसके कारण से क्या कि पेड़ फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो रही है, जैसे कि अपने को हैवी टिलिंग का टिलेज प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। ठीक है, मल्टीपल सीक्वेंस हार्वेस्टिंग करनी पड़ रही है, एक हार्वेस्ट के बाद में दूसरे हार्वेस्ट, जिसके कारण से क्या है लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, और अबंडेंट यूज़ हो रहा है एग्रोकेमिकल्स का, जिसके कारण से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उसके कारण अगर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी कैन हेल्प पुश प्रोग्रेस, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना तो फिर क्या कि इन सब चीज़ों में प्रोग्रेस होगी, ताकि अपने जो फ्यूचर का फूड सिक्योरिटी उसको मेंटेन कर पाएँ। ओके, और जो रूरल कम्युनिटीज़ है उनकी वेलबींग्स का अपने ध्यान रख पाएँ। क्यों, ये कब होएगा ऐसा सब, जब अपनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, पर ये प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है, पर अपने को नेचुरल रिसोर्स है उसको नहीं डिग्रेड करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अपने को पूरा ख्याल रखना पड़ेगा इसके अंदर। विल अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द रीजनेबल मैनेजमेंट ऑफ द प्लैनेट नेचुरल रिसोर्सेज। जिस तरह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज का अपने यूज़ अच्छे से कर पाएंगे तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे अपने। ओके, एग्रीकल्चर प्रेशर को नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, एग्रीकल्चर अपने को मालूम है पूरी नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए अगर अपने एग्रीकल्चर के अंदर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर को कम कर देगी, ताकि मोर एफिशिएंट और रिसाइलेंट प्रोडक्शन सिस्टम प्रोड्यूस किया जा सके। ओके, अब आता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका अपने सस्टेनेबल यूज़ कैसे कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को। उसके लिए अपने को जो वाटर रिसोर्सेज है उसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, उसका रिस्टोरेशन करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अपने को। फिर सॉइल कंजर्वेशन करना पड़ेगा अपने को। सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं अपने, कि टिलेज कम करो, मल्चिंग ज़्यादा करो, इन सब चीज़ों से अपने सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओके, फिर अपने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या फिर कार्बन स्टॉक को इंप्रूव कर सकते हैं। अपने को वेस्ट का रिडक्शन करना पड़ेगा। ओके, रिसाइकलिंग के लिए डिपेंडेंट है, रिसाइकलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, रीजनेबल डिस्पोजल जो भी अपने डिस्पोज कर रहे हैं वेस्ट उसको अपने को अच्छे से डिस्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर अपने को ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करनी है तो क्या क्या अलाउ करती है। फंक्शनल सोशल एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए अडेप्ट किया जाता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच प्रोडक्टिव लैंडस्केप। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं कि फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट किस तरह से अफेक्ट करते हैं क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को। क्या बोला, फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट किस तरह से अफेक्ट करते हैं क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन और उसके प्रोडक्शन को। ठीक है, अगर अपने इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो भी लोगों की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है वो फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट हो गया, इन सब चीज़ के ऊपर क्या है कि जो मेन्स की एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, उसका मेन। ठीक है, तो फिर अपने पढ़ रहे थे फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट किस तरह से अफेक्ट करते हैं क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को। ओके, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन पूरे विश्व में डिटरमाइन किया जाता है कि ये जो फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट किस तरह से एक दूसरे के साथ में इंटरप्ले करते हैं। सोशल इन्वायरमेंट का क्या मतलब हो गया, ह्यूमंस। सोशल इन्वायरमेंट का क्या मतलब हो गया, ह्यूमंस। फिजिकल इन्वायरमेंट का क्या मतलब हो गया, क्लाइमेट, टेम्परेचर और वाटर वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं। वो कैसे इन्फ्लुएंस कर, क्या क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ क्रॉप कौन सी लगानी है, उसके बाद में क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा रखना है, उसके बाद में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कैसी आएगी। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पूरी की पूरी इन सब चीज़ से डिपेंड करती है। ठीक है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो क्या है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के अंदर। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, ड्रेनेज भी आता है, क्लाइमेट भी आता है, सॉइल भी आता है, वाटर भी आता है, रिसोर्सेज भी आते हैं। ये सभी फैक्टर अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स को पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, ओके, अब एक लाइन बोली जाती है क्या, कि नेचर प्रोवाइड्स द पोटेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। नेचर क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए। ओके, एंड सोसाइटी डिटरमाइंस हाउ द पोटेंशियल इज यूटिलाइज्ड। सोसाइटी क्या डिसाइड करती है कि ये जो पोटेंशियल है वो कैसे यूटिलाइज होएगा। इसीलिए इन दोनों का इंटरप्ले बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही डिसाइड करेंगे कि क्रॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी। अब अपने फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें आता है सबसे पहले क्लाइमेट फैक्टर। ठीक है, क्लाइमेट फैक्टर में अगर अपने पहले बात करें तो उसमें आता है टेम्परेचर। ओके, ज़्यादा अगर क्रॉप्स है ना बिलो 6 डिग्री सेल्सियस ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, उसके 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स होते हैं। एज अ कंसीक्वेंस मेनी एरियाज आर अनसुटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि काफ़ी सारी क्रॉप्स हैं वो अगर 6 डिग्री सेल्सियस पे नहीं ग्रो कर पाती, 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे। बट कुछ ऐसी भी है, काफ़ी सारी ऐसी जो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं ग्रो कर पाती, काफ़ी सारी ऐसी जो ग्रो कर जाती है। इसका मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी क्रॉप की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, तो पहला फिजिकल फैक्टर था टेम्परेचर। जैसे कि राइस है उसको मिनिमम टेम्परेचर 10 चाहिए होता है, जबकि वीट है उसको 4.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए मिनिमम टेम्परेचर। ओके, अगर अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो राइस को 32 चाहिए होता है। क्यों, राइस क्या है, खरीफ क्रॉप है, और खरीफ क्रॉप का हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जबकि वीट क्या है, वीट रबी क्रॉप है, इसीलिए इसका टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो इसको कितना चाहिए, सर्दियों में उगती है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर, तो उसके कारण इसका टेम्परेचर कम होगा और इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे मेज़ है, मेज़ का मिनिमम टेम्परेचर 8 to 10 डिग्री सेल्सियस है। क्यों, ये खरीफ है, खरीफ है तो राइस भी खरीफ थी तो ऑलमोस्ट इसके सिमिलर ही रहेगा। जबकि अगर अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसकी 40 to 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है इसको। ठीक है, उसके
कुछ क्रॉप्स है वो रबी में ग्रो होती है, रबी सीजन के अंदर, कुछ है वो खरीफ के अंदर ग्रो होती है, और कुछ है जो जायड क्रॉप्स होती है या फिर जो समर क्रॉप्स होती है। ओके, इसलिए ग्रोइंग सीजन है उसको वो भी क्या है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर। ओके, उसके बाद में आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड अपने को मालूम है कि काफ़ी सारी क्रॉप्स ऐसी होती है जो हिमालयास पे ग्रो होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो टॉलरेंट होती है या फिर वहाँ पे उसके लिए वो फेवरेबल एनवायरमेंट होता है, पर काफ़ी सारी ऐसी होती है जो यहाँ नहीं ग्रो हो पाती क्योंकि एल्टीट्यूड के कारण से। इसलिए एल्टीट्यूड भी बहुत ही ज़्यादा क्रॉप को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं रेनफॉल की। तो रेनफॉल अपने को मालूम है कुछ क्रॉप्स होती है जो एरिड होती है, कुछ ह्यूमिड एरिया के अंदर ग्रो होती है। ओके, और उसके बाद में कुछ टेम्परेट की होती है। तो अब रेनफॉल के अंदर कुछ एरिड होगी, कुछ सेमी एरिड होगी, उसके बाद में कुछ ह्यूमिड होगी। ठीक है, जिनको अपने क्या बोलते हैं, एक रेनफेड भी बोलते हैं, ड्राई फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग भी बोलते हैं। तो रेनफॉल का भी क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि जैसे कि राइस है, राइस को क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, पर वहीं अगर अपने सोरगम की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि पानी कम चाहिए होता है, इसलिए अपने बोल सकते हैं जो रेनफॉल है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर आता है विंड। तो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो हाई विंड के ऊपर भी टॉलरेंट कर जाती है, कुछ होती है जो नहीं कर पाती। ठीक है, कुछ होती है जो विंड्स क्या क्या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ क्रॉप्स क्या होती है उनकी लॉन्जिंग हो जाती है। ठीक है, और कुछ होती है जो छोटी होती है वो क्या होती है इसके लिए रेसिस्टेंट होती है, इसलिए विंड भी क्या है एक इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर है। ओके, उसके बाद में आता है अब क्या क्या हो गया, सबसे पहला टेम्परेचर, दूसरा क्या हो गया सॉइल हो गया, सॉरी दूसरा क्या हो गया, सेकंड क्या पढ़ा था आपने, सीजन। ठीक है, उसके बाद में थर्ड की बात करते हैं अपने तो वो है सॉइल। ठीक है, अब जो सॉइल का टाइप होता है, जैसे कुछ सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल के अंदर ग्रो करती है, कुछ सॉइल होती है वो लैटेराइट सॉइल के अंदर ग्रो करती है। ठीक है, कुछ है जो सैंडी सॉइल में ग्रो करती है। ओके, कुछ है जो रेड सॉइल में ग्रो करती है। इसीलिए सॉइल के अकॉर्डिंग टू उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है चेंज होता रहता है। सॉइल टाइप विल इन्फ्लुएंस द क्रॉप कल्टीवेशन बिकॉज डिफरेंट क्रॉप प्रीफर डिफरेंट सॉइल्स। ठीक है, क्ले सॉइल क्योंकि उसके ऊपर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्ले सॉइल की आर वेल सूटेड टू राइस। अब उनको जिनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है उनको कैसी सॉइल चाहिए होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, इसलिए क्ले के अंदर राइस आ जाती है। जबकि सैंडी सॉइल जहाँ पे ड्रेनेज ज़्यादा है, जिनको पानी कम चाहिए होता है, तो ड्रेनेज के थ्रू पानी निकल जाता है, तो जैसे कि रूट वेजिटेबल्स होगी वो सब यहाँ ज़्यादा उगती है। ठीक है, इसी टाइप से अगर कुछ ये स्लोप है, स्लोप की अगर अपने बात करते हैं तो वो भी क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे कि एंगल ऑफ स्लोप, क्योंकि कुछ होती है वो हाई स्लोप एरिया के अंदर ग्रो कर जाती है, कुछ होती है जो जिनको प्लेन एरिया चाहिए होता है। ठीक है, एंगल ऑफ स्लोप विल अफेक्ट द टाइप, डेप्थ एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। इट ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ सॉइल इरोजन, ये क्या सॉइल इरोजन के रेट को भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, द नीड टू कल्टीवेट विद सच स्लोप इज अ कंसीक्वेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर एंड वेरी स्मॉल फार्म ड्यू टू जनरेशन ऑफ सब, क्योंकि स्लोपी एरिया में अपने देखते हैं टेरेसिंग होता है, टेरेसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इसी के लिए टेरेसिंग के अंदर क्या होता है, जो भी सॉइल होती है वो ऐसे पार्ट्स में बट जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया अपने अभी तक फिजिकल फैक्टर। फिर अपने बात करते हैं ह्यूमंस की। ठीक है, देखो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लैंड टेन्योर भी मतलब लैंड भी डिवाइड होगी उसके अकॉर्डिंग। जैसे जैसे लोग की पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे फार्मर्स है, कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास में क्या बड़ी बड़ी जमीन होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास होती नहीं है। पर जो डेवलप वर्ल्ड है ना, लार्ज परसेंटेज ऑफ फार्मर्स आर ओनर ऑक्यूपायर है। काफ़ी सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास जो है खुद उसके ओनर होते हैं। कंसिक्वेंटली उनके पास में एक लार्ज इंसेंटिव होता है टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड इंप्रूव लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि उनके पास में पैसा भी ज़्यादा होता है, इसलिए उनको क्या खुद की एफिशिएंसी भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, पहले अपन ने क्या देखा था लैंड टेन्योर के अंदर कि जो डेवलप वर्ल्ड है उसके अंदर क्या है कि ओनर ऑक्यूपायर ज़्यादा होते हैं, पर जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें क्या है कि जो फार्मर्स है वो लेस ओनर ऑक्यूपायर है, उसमें क्या है कि उनकी खुद की ज़मीन कम होती है, इसीलिए वो टेनेट या फिर लैंडलेस लेबर्स की तरह काम करते हैं। फिर आते हैं मार्केट, क्योंकि अपने को मालूम है मार्केट के अंदर रेट रेट का भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सीजन के अकॉर्डिंग भी रेट चेंज होते हैं, तो मार्केट के ऊपर कौन सी क्रॉप कब ग्रो करनी है, कोई क्रॉप ग्रो करनी है या नहीं करनी है, उसमें मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी इफेक्ट होती है। किसी भी कमर्शियल फार्म के अंदर उसको अगर सक्सीड करना है तो मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, अगर मान लो कोई मार्केट की कोई भी क्रॉप है उसकी मार्केट में रेट कम चल रही है तो उसकी जगह क्या है कि वो जो क्रॉप है उसको रिप्लेस कर दो दूसरी क्रॉप से। ओके, मार्केट में भी जो भी रेट्स वगैरह होती है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि सोसाइटी है, अगर वो सोसाइटी वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा जा रही है तो वहाँ पे मार्केट उसी के अकॉर्डिंग रेट वगैरह ज़्यादा होगी, या फिर बीफ वगैरह जहाँ पे बिकता है वहाँ पे क्या होगी, थोड़ी पैनिक होगी। हेल्थ रीजन्स के अंदर कि अगर कोई हेल्थ के कारण से मान लो ऑर्गेनिक ज़्यादा ले रहे तो वहाँ पे क्या ऑर्गेनिक रेट ज़्यादा होगी। ठीक है, रिलीजन के कारण, क्योंकि कुछ लोग कुछ खाते हैं अलग अलग रीजन में, अलग अलग रीजन में अपने अलग अलग खाने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये इफेक्ट होता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन और फार्म टाइप का डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है तुम्हारी अगर लोकेशन सही जगह पे होगी, मंडी के पास में होगी, ट्रांसपोर्ट जहाँ से अवेलेबल है वहाँ पे होगी, तो आप लोगों के लिए क्या होगा, ईजी रहेगा वहाँ से क्रॉप्स वगैरह। उसके बाद में आता है कैपिटल। अगर तुम्हारे पास में पैसा ही नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास में कैपिटल ही नहीं होगी, कैपिटल क्या है, रुपी, अगर तुम्हारे पास में रुपी भी नहीं होगा तो फिर तुम क्रॉप्स शो कैसे करोगे, क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर कैसे लाओगे, क्रॉप्स के लिए पेस्टिसाइड्स कैसे लाओगे। ठीक है, तुम हाईली मैकेनाइज्ड जो भी मशीनरीज है वो कैसे यूज़ कर पाओगे, इसीलिए ये कैपिटल है वो भी क्या है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर इफेक्ट डालता है, क्रॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनके पास में क्या होता है, खुद की सपोर्टिव बैंक्स होती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज उनको दी जाती है। इसका मतलब क्या है, उनको सब व्यवस्था दी जा रही है तो वो अपने अकॉर्डिंग हाईली मैकेनाइज्ड होंगे, अच्छी अच्छी मशीनों से वो सोइंग वगैरह करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव होंगे, उनके पास में पैसा खूब सारा होगा, तो वो क्या अपने अकॉर्डिंग फार्मिंग कर सकते हैं। अगर नहीं होगी, जैसे डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे पैसा वगैरह नहीं होता, इसके कारण से क्या है पैसा लेना, पैसा बोरो करना क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए वो लोग क्या ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव रहते हैं। ओके, अगर फार्मर के पास में क्या लिटिल कैपिटल रिजर्व रहेगा तो सर्टेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें फार्मिंग के अलग अलग टाइप्स करने हैं तो पैसा की जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए। फिर अपने बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत ही बड़ा रोल है इसके अंदर। ठीक है, वो क्या कि सबसे पहले अगर नई टेक्नोलॉजी होगी तो ज़्यादा एफिशिएंट होगी और ईल्ड भी ज़्यादा होगी उसके अंदर। ठीक है, पर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, टेक्नोलॉजी का पैसा लगता है। ठीक है, पैसे के बिना टेक्नोलॉजी, अगर कोई भी नई नई मशीनरीज आई है या फिर नई हाई यील्डिंग वैराइटीज आई है या फिर अलग अलग फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हैं तो उनका पैसा लगेगा ना, तो अगर अपने पास में पैसा नहीं होगा तो फिर अपने वो टेक्नोलॉजीज यूज ही नहीं कर सकते। इसीलिए जो डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्यों? जो डेवलप्ड वर्ल्ड उनके पास में पैसा है तो अलग अलग मशीनरीज अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी।
ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन है ज़्यादातर डेवलपिंग वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ था। ये जो नई हाई यील्डिंग क्रॉप्स है पर्टिकुलरली राइस, वो क्या है कि कॉमन फीचर था इस एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, इसमें इरिगेशन और एग्रोकेमिकल्स का इंक्रीमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इरिगेशन के अंदर भी तो बढ़ेगी। जैसे माइक्रो इरिगेशन आ रहे हैं अभी, अलग अलग एग्रोकेमिकल्स आ रहे हैं, वो भी क्या होंगे, काफ़ी कॉस्टली होंगे, स्मॉल फार्मर्स उसको नहीं ले पाएंगे। और जो लार्ज फार्मर्स है जिनके पास में फाइनेंशियल बैकिंग होगी, वो क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट उससे ले पाएंगे, और जो स्मॉल फार्मर्स है वो तो नहीं ले पाएंगे। ओके, उसके बाद में गवर्नमेंट के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगी कहाँ नहीं होगी। क्यों क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के ऊपर भी, क्योंकि कहीं अगर वो पल्सेस की इंसेंटिव ज़्यादा चला रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, पल्सेस को ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर सीरियल्स की ज़्यादा चला रहे हैं, सीरियल्स की सब्सिडी वगैरह ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा एमएसपी दे रहे हैं, तो सीरियल्स को ग्रो करेंगे। अगर उसके अलावा वो अगर मिलेट्स को, क्योंकि अभी 2023 का था इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, तो उस टाइम क्या लोगों ने मिलेट्स ज़्यादा ग्रो की गई थी। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करता है कि एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर क्या क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अगर फूड ग्रेन 1950 से बात करें तो जो फूड ग्रेन है उसका 5 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि 1950 की बात करें तो 50 मिलियन टन था अपना प्रोडक्शन, जबकि अभी 250 मिलियन टन हो गया 2014-15 के अंदर, 2014-15 के अंदर। ठीक है, अगर 2016 की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, जिससे कि फार्मर्स की इनकम है वो डबल की जा सके 2022 तक, जो कि ये फेल्ड हो गई। ओके, इनके कारण से क्या है, दिस इज टू रिमूव बॉटलनेक ऑफ ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, स्पेशली क्योंकि रेनफेड एरिया के अंदर है, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे इंसेंटिव्स लेती है, काफ़ी सारी स्कीम्स चलाती है। ठीक है, चाहे वो ड्राई लैंड एरिया हो या फिर रेनफेड एरिया हो, कहीं पे भी उनकी हर एक जगह की अपनी अलग अलग स्कीम्स होती है। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पहली स्कीम। दूसरी स्कीम्स की बात करते हैं तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। ठीक है, ये कब आई थी, 2007 में आई थी। उसके बाद में आइसोपॉम, जिसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड्स, पल्सेस, पाम ऑयल और मेज। ठीक है, फिर क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कब आई थी, 2016 के अंदर आई थी। उसके बाद में ई मार्केट, जिसको अपने ई नाम बोला जाता है, इसके अंदर अगर अपने को ऑनलाइन अगर कोई भी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने हैं तो अपने सेल कर सकते हैं। काफ़ी सारे मैसिव इरीगेशन और सॉइल एंड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं 2017 के अंदर। गवर्नमेंट में और कहाँ कहाँ स्टेप्स लिए हैं, सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू कॉम्बेट अंडर माल न्यूट्रिशन को ओवरकम करने के लिए काफ़ी सारे, जैसे मिड डे मील हो गया, स्कूल्स के अंदर आंगनबाड़ी सिस्टम्स प्रोवाइड कर दिया गया है जो प्रेगनेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग मदर है उनके लिए। ठीक है, और जो ग्रेन्स वगैरह उनको सब्सिडाइज कर दिया गया, उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो ये 2 रुपये 3 रुपये किलो जो भी गेहूँ और राइस मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दिए। इनके अंदर से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, 2013 के अंदर। इसका क्या एम था, ताकि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके सभी के लिए, मतलब सबको खाना मिले और सबका न्यूट्रिशन पूरा हो। ठीक है, अब अगर अपने डिफरेंस की बात करते हैं तो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स और सोशियोग्राफिक फैक्टर्स में क्या मतलब क्या है एक्चुअल में, अगर अपने अभी तक जितना पढ़ा है उसको अगर अपने ब्रीफ करें तो सबसे पहले फिजियोग्राफिक फैक्टर का मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। क्लाइमेट से रिलेटेड मतलब टोपोग्राफी। ठीक है, ये क्या बताता है कि जो सरफेस अर्थ है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, वो लेवल्ड है या फिर स्लोपी है, कैसा है। ठीक है, ये भी क्या क्रॉप ग्रोथ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एफेक्ट करता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं एल्टीट्यूड की। ठीक है, कि एल्टीट्यूड वो जो भी क्रॉप्स ग्रो या फिर जो भी एरिया है, देखो एल्टीट्यूड अगर अपने ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा तो वो क्रॉप्स को भी एफेक्ट करेगा। हिल्स और प्लेन्स के अंदर जैसे अपने वर्ल्ड में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होती है। उसके बाद में स्लोप्स का स्टीपनेस की, अब जो स्लोप है जो भी मतलब एरिया है वो कितने स्लोप का है, जो स्लोप होगी फिर वहाँ पे अलग अलग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे कि टेरेसिंग वगैरह। ओके, क्योंकि स्लोप ज़्यादा होगी तो रन ऑफ ज़्यादा होगा, तो रन ऑफ मेंटेन करने के लिए रन ऑफ को कम करने के लिए टेरेसिंग वगैरह अलग अलग मेथड्स करने पड़ेंगे अपने को। ओके, और लाइट और विंड का कितना एक्सपोजर है, टेम्परेचर वहाँ का कितना है, ये सब चीज़ें भी फिजिकल फैक्टर के अंदर आती है। अगर अपने सोशो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि सोसाइटी किस तरफ इंक्लाइंड है। ओके, उसके बाद में कि वो कल्टीवेशन कर रही है नहीं कर रही, इसके ऊपर भी इफेक्ट डालती है। एप्रोप्रिएट चॉइसेस, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या एप्रोप्रिएट चॉइस बनाते हैं, तो उनको कैसी सब्जी खानी है, कौन सी सब्जी खानी है, कौन सी क्रॉप लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, इन सब चीज़ का वो पूरा चॉइस करके फिर उसको काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है ब्रीडिंग वेराइटीज़, जब अपने को वेराइटीज़ कौन सी लगानी है। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है, जो भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स है वो क्या है अपनी अलग अलग वेराइटीज़ रिलीज करती है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़। ठीक है, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ रिलीज करती है तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर, क्योंकि कुछ वेराइटीज़ वो क्या होती है पेस्ट रेसिस्टेंट होती है और कुछ वीड रेसिस्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हर एक फार्मर्स की क्या होती है इकोनॉमिक अलग अलग कंडीशन होती है, पैसा होता है उसके पास में नहीं होता, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग डिसाइड करते हैं कौन सा इनपुट देना है, कौन सा नहीं देना, कौन सा सीड्स लगाना है, कौन सी क्रॉप लगानी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है।